Unacademy. Let's crack it. Okay, so basically the topic is how to approach Indian history for UPSC CSE. And Anuj sir, as you know, he is known for modern India and ancient history and medieval, very very famous. आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, right? So you must be aware. And जो है, so we will discuss कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी CSE, राइट? अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, या जैसे एक बहुत बहुत बड़ा कॉमन डाउट है कि जो बच्चे पूछते हैं कि जो है हिस्ट्री ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड इवेंट, मतलब बहुत रटना है, क्या हमें डेट्स याद करनी है, क्या हमें जो है पर्सनालिटीज याद करनी, किताबें याद करनी, न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया। तो इतने सारे जो फैक्ट हैं, स्पेशली सबसे बड़ी चीज जो है बॉदर करती है वो है डेट्स, कि कहाँ तक कितनी डेट्स याद करते रहे। सो आप कैसे मैनेज करते हो इसको, और जो है क्या अप्रोच रहता है इसको, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए? आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सर, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट भी रहता है कि हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो केवल डेट्स और इवेंट्स तक ही लिमिट करके रखना चाहिए कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री की नॉलेज को केवल डेट्स और इवेंट्स को ही लिमिट करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जैसे कि एनलाइटनमेंट हो गया, प्रबोधन हो गया, या रेनेसा का पीरियड हो गया, जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, या भक्ति और सूफी मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये तो प्योर मतलब नॉलेज पे बेस्ड टॉपिक्स हैं, और जब तक आप एनलाइटनमेंट और रेनेसा जैसे टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं करोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बिना उसकी अच्छी नॉलेज के साथ आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो हिस्ट्री की समझ केवल डेट्स और इवेंट्स तक ही लिमिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यूपीएससी के किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में 2015 में, आई थिंक, इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी कैन बी कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी फैक्ट की जरूरत नहीं है, प्योरली एनालिटिकल नॉलेज की यहाँ पे जरूरत होना चाहिए कि क्यों फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा जा सकता है और क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट इंडिया में किए तो वो केवल ब्रिटिश इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए किए। तो डेट्स और इवेंट्स तक नहीं जाना चाहिए। जहां तक डायनेस्टीज की बात है कि डायनेस्टीज को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है, और सर आप भी मुझसे सहमत होंगे, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से, एंशिएंट और मिडिवल से शायद बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। वो लोग कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री से तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। जी, मतलब आप कह रहे हो डायनेस्टी रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल तो जो है यूपीएससी नहीं पूछता, इट्स मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वेरियस एस्पेक्ट से पूछा जाता है। ओके, बट सर जो प्रीलिम्स, अगर मैं मेंस में तो आई टोटली एग्री, बट प्रीलिम्स में जो सवाल आते हैं कि हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दो कि हाँ ये है कि नहीं, जो है हाउ टू टैकल सच क्वेश्चन। मेरे को लगता है कि बिल्कुल जो घटनाक्रम होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मतलब घटनाक्रम को हम हिस्ट्री से कभी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री दरअसल अपने आप में पूरा एक इवेंट का फ्लो ही है। मतलब जैसे कि आप 1857 रिवोल्ट से चलते हो, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1940 में अगस्त तोफर जो राष्ट्रवादी नेता डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर पाया, इसलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह हुई। जापान इंडिया की ओर अग्रसर कर रहा था और क्रिप्स मिशन इंडियंस की डिमांड को संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट आया। तो घटनाक्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी इंक्लूसिव पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। सो वी शुड फोकस ऑन द एंटायर इवेंट, मतलब जो टाइमलाइन है उसकी, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन उसमें हमें इतना भी उसको डील नहीं करना है, या केवल उसी तक अपने आप को लिमिट करके नहीं चलना है कि हम उसी तक अपने आप को लिमिटेड रखें और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की तरफ हम नहीं जा रहे। और मेरे हिसाब से जब कोई भी बच्चा अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको घटनाक्रम भी याद हो जाएगा। बच्चे उसके लिए काफी सारे टाइमलाइंस बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो काफी सारी टाइमलाइंस का इस्तेमाल करता हूं जब मैं पढ़ाता हूं। तो टाइमलाइंस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रिकॉलिंग इवेंट्स इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो सर कहने का मतलब है कि जो है क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक इवेंट की डेट एग्जैक्टली रटना जो है विल नॉट एट ऑल मेक सेंस।
एक और ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है मुझे लगी थी, जो है ये जो सवाल था कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हिस्ट्री में, राइट, और उसको लेके काफी डिस्कशन भी होता रहता है। जैसे गांधी जी, ये एग्जांपल अगर हम लें कि गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करते हैं आफ्टर चौरी चौरा 1922, तो वहां पे ही इज ऑफ द व्यू की वायलेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाँ वायलेंस हुआ है तो मैं एक स्टिक स्टैंड लूंगा कि हाँ यहाँ पे मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, राइट। लेकिन बाद में जब यही क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है वायलेंस हो रहा है तो वो उस पर स्टैंड नहीं दे रहे हैं, राइट। सो इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं उसको कैसे डील करना है और उसमें हमारा एज एस्पिरेंट का क्या जो है स्टैंड होना चाहिए सर? मेरे को लगता है ये तो बहुत अच्छा मतलब सवाल है, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए मतलब ऐसे कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है हिस्ट्री को पढ़ना जिसमें आप खासकर महात्मा गांधी की अगर बात करें तो उनका कितना बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, बहुत बड़ा उनका राजनीतिक पूरा वो रहा है। तो 50 सालों में उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज को देखना बड़ा स्वाभाविक मतलब लगता है, इतना बड़ा अगर किसी का पॉलिटिकल करियर रहा है तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब सस्पेंड किया, चोरी चोरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2018 के ऑप्शनल में आया था कि आप कांग्रेस उनको मना कर रही थी कि आप सस्पेंड मत कीजिए, और इसको नेशनल कैलेमिटी भी बोला गया, शायद इसको राष्ट्रीय आपदा भी बोला गया। और एक सुमित सरकार करके लेखक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो कहते हैं कि, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया था, तो मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो वो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्स है। क्योंकि मुझे याद है सुमित सरकार की बुक में उन्होंने एक बात लिखी थी, द समर ऑफ 1942 सो गांधी इन ए कंप्लीटली एंड यूनिकली मिलिटेंट मूड, कि 1942 की ग्रीष्म ऋतु में गांधी को एक अलग ही मिलिटेंट मूड में देखा गया। तो देखिए मेरा इस पे ये होगा, मैं टाइम की लिबर्टी लेके इसको थोड़ा सा बस अच्छे से समझाना चाहूंगा अभिषेक। बिल्कुल सर, बिल्कुल, गो अहेड। हाँ, तो अब्राहम लिंकन जो आगे चल के अमेरिकन सिविल वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो तब दास व्यवस्था स्लेव सिस्टम अमेरिका में कायम था। 1850s में मतलब जो अब्राहम लिंकन थे वो एक व्यक्ति के तौर पे ऐसा सोचते थे कि दास व्यवस्था अगर गलत नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है। मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट भी बोला, अगर स्लेव सिस्टम गलत नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है। मतलब वो स्लेव सिस्टम को बहुत गलत मानते थे। और 1858 में जब वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे, मतलब एक राजनेता थे वो, तो अब्राहम लिंकन ने स्टेटमेंट दिया कि एक बटा हुआ गढ़ खड़ा नहीं रह सकता और अमेरिका आधा आजाद आधा गुलाम खड़ा नहीं रह सकता। मतलब उन्होंने कहा कि क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स में दास व्यवस्था है और साउथ अमेरिकन स्टेट्स में दास व्यवस्था, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स में दास व्यवस्था नहीं है और साउथ अमेरिकन स्टेट्स में दास व्यवस्था है, तो ऐसे अमेरिका चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। और आप लोगों में से कई लोगों को जान के हैरानी होगी, जितने बच्चे देख रहे हैं, कि राष्ट्रपति बनने के बाद 1862 में उन्होंने कहा कि अगर मुझे दास व्यवस्था को कायम रख के अमेरिका के संघ की रक्षा करना पड़ी तो मैं दास व्यवस्था को कायम रखूंगा। आधे राज्यों में स्लेव सिस्टम को खत्म करके मैं संघ को बचा पाया तो मैं बचाऊंगा, और आधे राज्यों में दास व्यवस्था को कायम रख के भी मैं अगर संघ को बचा पाऊंगा तो मैं बचाऊंगा। तो अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति के तौर पे दास व्यवस्था के विरोधी थे। अब्राहम लिंकन एक राजनेता के तौर पे अपनी जनता को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि एक बटा हुआ गढ़ खड़ा नहीं रह सकता। और जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जब 11 साउथ अमेरिकन स्टेट्स अलग हो जाते हैं, तब वो उनका जो सिविल वॉर का मुद्दा रहता है वो पूरी तरीके से हट जाता है स्लेव सिस्टम से, और वो बोलते हैं कि अब मैं यूनियन की रक्षा कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति के रूप में अब्राहम लिंकन, एक राजनेता के रूप में अब्राहम लिंकन और एक राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। और ये तीनों क्वेश्चंस यूपीएससी के इतिहास के ऑप्शनल में आ चुके हैं। और एक जगह बेसिकली वो एक देश की बात कर रहे हैं कि देश प्रायोरिटी है, दूसरी जगह एक शायद जो है फंडामेंटल राइट या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो जो है जब देश की बात आ जाती है तो फिर कम्युनिटी और फंडामेंटल राइट किनारे हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि एज अ कंट्री जो है हेड उनका स्टैंड डिफरेंट है, लेकिन मे बी जब वो बाहर है, सीट पे नहीं है, तो उनका स्टैंड जो है डिफरेंट है। तो आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हो बेसिकली कि हाँ, जब
जब वो जो है डू और डाई की बात कर रहे हैं, तो वो जो स्टैंड है दैट्स अ डिफरेंट स्टैंड। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन में बात कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं कि हाँ जो है ये जो प्रेसिडेंस सेट होगा इसको कंट्रोल कर पाना फिर जो है 1922 के बाद हमारे हाथ में नहीं रहेगा, तो इट्स बेस्ट कि हम इसको यहीं पे कॉल ऑफ कर देते हैं। और एक और तो बात सर थी, अभिषेक सर, कि जापान भी तो मतलब आगे बढ़ रहा था, तो मतलब 1922 और 1942 में ये भी तो डिफरेंस था कि अब 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दे चुके थे, गेम चेंज हो चुका था पूरी तरह से, गेम चेंज हो चुका था और जापान बढ़ रहा था, तो मतलब कोई दूसरी वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ब्रिटिश के साथ साथ हमको जापान के भी एग्रेशन का सामना करना। एग्जैक्टली, और रंगून तक आ चुका था जापान, और अब जो है नहीं वेट कर सकते थे। एग्जैक्टली। और जब गांधी जी की बात कर रहे हैं सर, तो एक और बात जो हम कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सही, जो बात कहते हैं कि गांधी जी इज अगेंस्ट स्टेट, कि हाँ जो है वो स्टेट के खिलाफ हैं, एंड जो है ओवरऑल जो ओवरऑल डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं। सर आपका क्या स्टैंड है सर इस पर? मेरा दरअसल ये स्टैंड है, इस बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी था कि मार्क्सिज्म, यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म में क्या चीज कॉमन है। तो मतलब मुझे इस प्रश्न को देख के बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि तो मतलब बड़ा रिजिड पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, मतलब राजनीतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन है, और खासकर जिस भी बच्चे ने अगर हिस्ट्री में उसने अपने आप को बड़ा लिमिट करके रखा है, एक दायरा बना रखा है, तो शायद उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे वो लोग। तो गांधी जी बिल्कुल स्टेटलेस सोसाइटी को इमेजिन करते थे। गांधी जी का जो स्वराज्य का मतलब था वो एक व्यक्ति के डेवलपमेंट से भी था, जैसा कि आर्टिकल 40 में भी हमने बाद में शामिल किया, जो ग्राम पंचायत है, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जैसा कि आपने जो प्रश्न बोला कि गांधी जी स्टेटलेस उसमें विश्वास रखते थे, इसलिए उनको लोग एनार्किस्ट भी बोलते थे। एग्जैक्टली। तो मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी स्टेट में विश्वास कहीं ना कहीं रखते थे, लेकिन वो स्टेट की पावर को बहुत मिनिमल रखना चाहते थे, मिनिमम गवर्नेंस की बात, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। राइट। हाँ, ये भी एक जो है काफी जो है परेशान करने वाला मुद्दा है कि पैरेलल स्टोरीज, कि भाई इधर से जो है अगर हैदर और अंग्रेजों की लड़ाई हो रही है तो मराठा साइड से निकल गए, तो ये कहाँ तक मैप करते रहे, और ये पैरेलल स्टोरीज कैसे फिगर आउट करते हैं कि हाँ अगर इस समय ये हो रहा है या इस समय 1919 में कुछ चल रहा है, तो 1919 में खिलाफत वाली पैरेलल स्टोरी क्या है, और कैसे मैप करेंगे साथ में क्या हो रहा है। इज दिस रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कि हाँ इस तह तक जाना है कि यहाँ पैरेलल स्टोरी कौन सी है और कंटेम्परेरी उसमें क्या हो रहा है, एंड अगर करना है तो सर कैसे? मतलब आपका सवाल ये कि जब वो दो अलग अलग सेपरेट इवेंट चल रहे हैं और वो एक साथ उनकी टाइमलाइन है, तो उनको मैनेज कैसे करें, यही आपका क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मतलब एक छात्र के रूप में खुद अध्ययन करता हूं मैं कभी कभी, सबसे बड़ी गलती मैं अपने शुरुआती जीवन में कभी कभी ये भी करा करता था कि जो पैरेलल स्टोरी मुझे मिलती थी, मान लो कि मैं 1784 के पिट्स एंड एक्ट के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि यार तभी अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी समाप्त हुआ था। तो वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मुझे पढ़ना इतना फैसिनेटिंग हो जाता था कि मैं पिट्स को छोड़ देता था और अमेरिकी क्रांति में चला जाता था। तो ये गलती सबसे पहले बच्चों को नहीं करना होती है कि आप मेन टॉपिक से हटके आप दूसरे टॉपिक की डेप्थ में ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करो। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि 1757 में भारत में प्लासी का युद्ध चालू हुआ, तो उसी समय ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 ईयर वॉर चालू हो गया, और उसका भी इंपैक्ट इंडिया पे रहा। राइट। हाँ, जब मतलब वर्ल्ड वॉर 1 चला, इंडिया पे उसका इंपैक्ट रहा, या यूरोप में कुछ भी उथल पुथल हुई, भारत पे उसका प्रभाव रहा। पैरेलल स्टोरी मेरे हिसाब से सर कोई भी अगर स्टैंडर्ड अच्छी बुक होगी तो उसमें वो कवर की गई होगी उतने लेवल तक जितनी उसको जानने की आवश्यकता है, तो आप केवल उसको उतना ही जोड़ के पढ़ें। और जब आपकी जैसे कि इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज मिलेगी, तो आपको मदद मिलेगी। और जैसे कि आपने क्वेश्चन भी बोला था कि जब मराठाओं के साथ युद्ध चल रहा था, जब मैसूर के साथ युद्ध चल रहा था, तो मराठाओं के साथ भी उनका युद्ध तब चालू था। हाँ, तो सालबाई वाली ट्रीटी हो गई। हाँ, सालबाई वाली ट्रीटी हो गई थी ताकि 20 साल तक उनको न्यूट्रल कर दे। तो ये तो मतलब किताब आपको खुद सिखा देगी, इसमें ज्यादा बच्चों को घबराना नहीं चाहिए।
खासकर वो दूसरे जो सेकेंडरी टॉपिक है उसको मेन टॉपिक की तरह भी नहीं देखना चाहिए। मैप्स कितने जो है हेल्पफुल हैं हिस्ट्री में, और अगर मैप हम बना सकते हैं तो यूज करना चाहिए। आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS1 में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? जी सर, इसके लिए मैं एक पीपीटी ऐड करना चाहूंगा, अगर आप बोले तो। कुछ मैंने अनअकैडमी पे क्लासेस लिए थे, तो ये इस तरह के मैप्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं जब भी हम अपनी लाइव क्लासेस को भी कंडक्ट करते हैं। तो मतलब ये बड़ा मतलब यही नॉलेज किताबों में 20-25 पेजेस में मिलेगी। अब बच्चा रिवीजन करेगा तो वो कैसे कर पाएगा? मतलब ये तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। रिवीजन का मतलब ये तो नहीं है कि आपने एक बार 25 पेज पढ़ लिए तो दोबारा ही आप उतनी मेहनत करेंगे। मैप्स आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ी बड़ी चीजों को आप बड़ा क्रिस्प तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मैं कम्युनलिज्म के ऊपर एक टॉपिक ले रहा था, तो इस टाइमलाइन के द्वारा मैंने पूरा ये समझाने की प्रयास किया था कि किस तरीके से 1857 रिवोल्ट के बाद मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन तक कैसे कम्युनलिज्म चला। तो इसमें काफी सारे इवेंट्स थे। तो ये दो काम उसके होते हैं, मैप्स के दो इंपॉर्टेंस होते हैं। एक तो रिवीजन में काम आता है, और दूसरा आंसर राइटिंग में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है जब जरूरत पड़े। ओके ओके, अंडरस्टूड सर। और सर इसमें जो है वो पूरा इंडिया का मैप अगर हमें करके कुछ दिखाना हो कि हाँ ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, समथिंग रिक्वायर्ड है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में मेरे को लगता है सर, और आप भी शायद इससे सहमत हो, कि मेंस में शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी एक दो बार ही मिलेगी। एक दो बार ही मिलेगी, मतलब वो सवाल आपको सवाल डिफाइन करेगा कि हाँ मैप बनाना, मतलब ज्योग्राफिकल मैप, इंडिया का मैप बनाने की जरूरत है कि नहीं है, सवाल पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसा कुछ जबरदस्ती एंटर किया जाए। हाँ एग्जैक्टली, बट हाँ माइंड मैप, आई थिंक सर आई रियली लव द आइडिया कि हाँ ये माइंड मैप जो है कि डिसकंटेंट क्या है वो वहीं पे चारों तरह के सारे तरह के डिसकंटेंट है। स्पेशली आई थिंक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। इस तरह के माइंड मैप्स अगर आप बना रहे हो तो रिवीजन के लिए कितना इजी है कि हाँ आपने ये देखा और डिसकंटेंट सारा रिवाइज हो गया, याद हो गया, फिर मेंस में किधर किस एंगल से भी पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत हमने बात कर भी ली है, बट फिर भी जो है आइडियोलॉजीज जो है कि कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, ये सारी बातें जो है कहाँ तक मदद करती हैं और कितना इन्हें पढ़ना चाहिए सर? ये तो यार मतलब पहले तो ये बहुत ज्यादा शुरुआत अगर कोई भी बच्चा करता है तो उसके लिए बहुत हेडेक वाला पार्ट होता है। मतलब जब मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया ही था, तो मैंने इसके ऊपर लगभग 3-4 सेशंस लिए केवल आईएसएम वर्ड्स के ऊपर ही। कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म, फ्यूडलिज्म, मर्केंटिलिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। तो ये आईएसएम वाले जो शब्द होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। और वो ये ना कि 1927 में साइमन कमीशन भारत के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि रिजल्ट क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। तो जब तक बच्चों को इन वर्ड्स के बारे में पता नहीं होगा तो उनके अंदर भी वही बेचैनी रहेगी कि आगे कैसे बढ़े। कैपिटलिज्म नहीं पता है तो औद्योगिक क्रांति नहीं पता है, कम्युनिज्म नहीं पता है तो मार्क्सिज्म नहीं पता है, स्टेलिनिज्म नहीं पता है, लेनिनिज्म नहीं पता है, नेक्सलिज्म नहीं पता है। मार्क्सिज्म के बारे में इस बार क्वेश्चन आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इसको कवर करने का तरीका भी बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। यदि आप बिगिन कर रहे हो तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप जो मैंने स्पेशल क्लासेस ली हैं उनको देख लो, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म के ऊपर। नहीं तो आप यदि खुद से इसको कवर करने में जाओगे तो बच्चों को बहुत समय लग सकता है, क्योंकि ये इतना वास्ट एरिया है। फिर भी मतलब इसको कम समय में कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आपको ये आइडियोलॉजीज क्लियर हो जाती हैं, बहुत हद तक आपको इतिहास की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ोगे, इंडिया पे उसके इंपैक्ट के बारे में पढ़ोगे, तो कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट है। और कैपिटलिज्म से ही कम्युनिज्म निकला, कम्युनिज्म से ही सोशलिज्म निकला, सोशलिज्म से भगत सिंह का मॉडल आया, भगत सिंह के जो मॉडल आया उससे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ऐड की गई डीपीएसपी में। तो जब तक बच्चों को इनके बेसिक मीनिंग याद नहीं होंगे तब तक बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई भी बच्चा बिगिन कर रहा है, अगर आप 2-3 साल के प्लेयर हो, आपको 2-3 साल बाद पेपर देना है, तो सबसे पहले आप यही पढ़ो आइडियोलॉजीज को। बिल्कुल सर, टोटली अलाइन। जो है आइडियोलॉजी मतलब टोटल आप कह सकते हो थॉट प्रोसेस डिफाइन कर देती है उस पूरे टाइम का।
राइट। और जो है अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो एक्चुअली आप उसके क्रक्स को पकड़ नहीं पा रहे कि हाँ सोचा ही क्यों, करा ही क्यों। तो इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सबसे पहले आइडियोलॉजी समझें कि हाँ क्यों है, एंड देन आपको उस टाइम में उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ जैसे सर कह रहे हैं कि हाँ 20s में जो है सोशलिज्म वॉज वेरी रोमांटिक टॉपिक की, हर कोई सोशलिस्ट है 20s में जो है आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। तो जो है वो अगर आप नहीं समझेंगे रशियन रेवोल्यूशन, अगर आप नहीं समझेंगे कि हाँ ये आइडियोलॉजीज क्या है, तब आप नहीं समझ पाएंगे कि हाँ ये ओवरऑल इम्पैक्ट क्यों है और 20s में क्यों हर कोई जो है सोशलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। So hello friends and I hope you enjoyed the entire discussion. वैसे ऐसी ही एक डिस्कशन आप लोगों के लिए 25 नवंबर को भी आयोजित हो रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उससे जुड़ सकते हैं। मित्रों, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो करंट अफेयर T20 टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि करंट अफेयर्स यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और मतलब ऐसा पार्ट है यूपीएससी के प्रिपरेशन का जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए। हालांकि पिछले 1-2 सालों से जो यूपीएससी में करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स का बिल्कुल महत्व यूपीएससी में नहीं है। आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के अनअकैडमी पे डेली टू डेली बेसिस पे एक T20 सीरीज का आयोजन किया गया है, जहां पे आप लोगों को 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट करते हो। हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकंड मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उपलब्ध होता है पूरा टेस्ट। और उसके बाद जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी आपको डिटेल एनालिसिस के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आप लोगों को इसमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 20 मिनट्स डेली 7:30 बजे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद के डिटेल एनालिसिस को भी आप देख सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग देख सकते हो, अगर आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है उसको आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके यहाँ पे कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली फ्री। देखिए मित्रों, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को करते हो तो कुछ ऐसे सोर्सेस के ऊपर आपको कुछ हद तक रिलाय करना पड़ता है जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर। और टॉप जो एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा अगर आपको कंटेंट दिया जा रहा है जिसकी एक्सेसिबिलिटी पूर्णतः निःशुल्क है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। मित्रों, अगले सत्र में भी मुझे आप लोगों से जुड़ने का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।